मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का बायो का सेकंड टर्म चैप्टर नंबर एंजाइम्स का टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। सम एंजाइम्स डू नॉट नीड एडिशनल कंपोनेंट टू वर्क। ये एक एंजाइम है, इसको एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जिसके साथ एडिशनल कंपोनेंट ना लगे तो अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, उनको एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं हाउएवर अदर रिक्वायर्स नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और अलायंस, यानी ये एंजाइम है, इसके साथ ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है या इसके साथ एक आयन जुड़ जाता है और वो नॉन प्रोटीन होता है, यानी प्रोटीन नहीं होता। यानी एंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट कोई भी साथ जुड़ा हो जिससे एंजाइम अच्छा काम कर सकता है, उस नॉन प्रोटीन पार्ट जो साथ जुड़ा है उसको हम नाम देते हैं कोफैक्टर। ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये आयंस भी हो सकता है जिस पर चार्ज हो सकता है, यानी दोनों सूरतें इसमें पॉसिबल है। कोफैक्टर बेसिकली 2 किस्म के होते हैं। या तो कोफैक्टर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल मेटल आयंस, जैसे सोडियम है, पोटाशियम है, किसी भी मेटल का आयन एंजाइम्स के साथ जुड़ गया है तो आयंस जो है मेटल, चूँकि मेटल के आयंस है तो वो इनऑर्गेनिक की कैटेगरी में आ जाएंगे। और दूसरी किस्म जो कोफैक्टर की है वो ऑर्गेनिक है, जिसकी मिसाल है फ्लेविन और हेम। चूँकि इनमें कार्बन मौजूद होते हैं तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी ये एडिशनल कंपोनेंट जो साथ एंजाइम्स के नॉन प्रोटीन हिस्सा जुड़ता है उसमें उन कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स या आयंस में कार्बन मौजूद होता है, जिसकी 2 मिसाल मैंने दी, फ्लेविन और हेम। अब हम आते हैं जी प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है ये क्या होता है। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर आर टाइटली बाउंड टू एंजाइम, ये देखें ये कोफैक्टर है, इधर अगर आप देखें तो ये भी कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर भी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है और ये कोफैक्टर भी एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें तो ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ बड़ी मजबूती से जुड़ा हुआ है, टाइटली बॉन्ड बना कर जुड़ा हुआ है। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्ड बना के जुड़ जाए तो ऐसे कोफैक्टर को कोफैक्टर नहीं कहते बल्कि प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं, क्योंकि इसका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है एंजाइम के साथ। ठीक है, कोएंजाइम इसी के मुकाबले दूसरी टर्मिनोलॉजी, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड बना कर जुड़ जाए, यानी उनका बॉन्ड ताकतवर ना हो, वीक बॉन्ड का मतलब वो अलहदा भी हो सकते हैं, ठीक है, वीक उनका बॉन्ड है, टूट भी सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं, तो ऐसे कोफैक्टर जो वीक बॉन्ड बना के एंजाइम के साथ जुड़ते हैं ऐसे कोफैक्टर कोएंजाइम कहलाते हैं। इफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर लूजली अटैच्ड विद एंजाइम दे आर कॉल्ड कोएंजाइम। कोएंजाइम ट्रांसफर केमिकल ग्रुप फ्रॉम वन एंजाइम टू अदर। जैसा कि हमने अभी मैंने बताया कि जो कोएंजाइम है ना बड़ा वीक बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब वो अलहदा हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये कोफैक्टर केमिकल ग्रुप इस एंजाइम से लेते हैं, अलहदा होकर दूसरे एंजाइम को केमिकल ग्रुप भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके मुकाबले में अगर आप गौर करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप केमिकल ग्रुप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बहुत मजबूती के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। कोएंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं सम विटामिन जैसे राइबोफ्लेविन, इट इज़ अ कोएंजाइम्स, थायामिन, इट इज़ आल्सो अ कोएंजाइम, फोलिक एसिड, ये भी कोएंजाइम्स की सारी एग्जांपल्स हैं। अच्छा जी, metabolic pathways, several enzymes work together in specific order creating metabolic enzyme। काफ़ी एंजाइम्स आपस में मिलकर एक रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं, तो वो एक तरतीब जो रिएक्शन की बनती है उसे मेटाबॉलिक पाथवेज का नाम देते हैं। जैसे मैं आपके सामने बयान करता हूँ, ये एक सबस्ट्रेट ए है, इसको बी प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम E1 यूज़ होता है, और इसी तरह आप बी प्रोडक्ट जो है इसको सी में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम इस्तेमाल, यानी कि काफ़ी एंजाइम मिल गए और मिलकर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट, फिर आगे प्रोडक्ट को मजीद प्रोडक्ट के अंदर तब्दील करते जाते हैं। इस तरह ये रिएक्शंस का एक सिलसिला बनता है, उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवेज। इन मेटाबॉलिक पाथवेज प्रोडक्ट ऑफ अदर एंजाइम्स एक्ट एज अ सबस्ट्रेट। फॉर एग्जांपल ये देखें ज़रा, ए सबस्ट्रेट है, इस पर एंजाइम ने काम किया, ए तब्दील हो गया प्रोडक्ट के अंदर, बी के अंदर, E1 एंजाइम के लिहाज से बी प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम E2 एंजाइम के लिहाज से देखें तो बी जो है ये प्रोडक्ट नहीं है बल्कि सबस्ट्रेट है। E2 एंजाइम इस सबस्ट्रेट को मजीद आगे कन्वर्ट कर देता है सी में, तो सी क्या है, प्रोडक्ट। इसका मतलब ये हुआ एक एंजाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो दूसरे एंजाइम्स के लिहाज से वो सबस्ट्रेट के तौर पर काम करेगा।
ऑफ एंजाइम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। या तो पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है या एक शॉर्ट हर साल पेपर में इसका लाजमी आता है। पहला एंजाइम, फूड इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। एंजाइम स्टार्च को सादा शुगर में तब्दील कर देते हैं। वो जो सादा शुगर है उनको हम डबल रोटी और बन वगैरह बनाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यही फ़ायदा, पहला फ़ायदा जो है फूड के अंदर एंजाइम का। दूसरा है ब्रीविंग इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक स्टार्च एंड प्रोटीन। एंजाइम स्टार्च को भी तोड़ सकते हैं और प्रोटीन को भी तोड़ते हैं। द प्रोडक्ट्स आर यूज बाय यीस्ट फाइबर। जो प्रोडक्ट बनते हैं ना, उन प्रोडक्ट्स को यीस्ट इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन से, और शराब अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्च में जैसे गन्ने का रस है तो हम एंजाइम यूज़ करते हैं। एंजाइम गन्ने के रस को ब्रेकअप करते हैं और उस प्रोडक्ट जो बनता है उससे फिर अल्कोहल शराब जो है वो बनाई जाती है। ब्रीविंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। पेपर इंडस्ट्री। एंजाइम ब्रेक स्टार्च टू लोअर इट विस्कोसिटी। एंजाइम स्टार्च को तोड़ते हैं और उनकी विस्कोसिटी कम कर देते हैं। विस्कोसिटी कहते हैं किसी की लिक्विड के बहाव में जो रुकावट है ना, वो विस्कोसिटी है। जैसे पानी को बहाते हैं तो उसके बहने में रुकावट कम है, अगर शहद को बहाएं तो उसके बहने में रुकावट ज़्यादा है। तो किसी शहद के बहाव में जो रुकावट होगी वो विस्कोसिटी कहलाती है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, स्टार्च की विस्कोसिटी कम कर देते हैं, जिससे पेपर बनाने में आसानी हो जाती है, यानी कागज़ बनाने के अंदर आसानी जो है वो हो जाती है। बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स। प्रोटीज एंजाइम्स जो है ये कपड़ों के ऊपर प्रोटीन के अगर धब्बे स्टेन्स वगैरह लग जाएं तो ये एंजाइम और प्रोटीन के स्टेन्स को कपड़ों से उतार देते हैं। इसी तरह अमाइलेज एंजाइम आर यूज इन डिश वॉशिंग टू रिमूव रेजिस्टेंस स्टार्च रेजिड्यूज। जो बर्तन वगैरह हैं उनके अंदर स्टार्च के धब्बे लग जाते हैं तो उन बर्तनों साबुनों के अंदर जो वॉशिंग सोप्स हैं उनके अंदर अमाइलेज यूज़ किया जाता है ताकि उन डिश के ऊपर स्टार्च के जो रेजिड्यू मौजूद हैं उनको आसानी से उतारा जा सके।